मुझ पे तरस मत दिखाए ज़िंदगी, मुझ पे तरस मत दिखाए ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। मुझ पे तरस मत दिखा ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी की साइंस की डोज, जिसमें आपको साइंस के, जीके के, हिस्ट्री के सारे मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेक इन इंडिया अगर आपसे पूछा जाए, देखिए ये बहुत सवाल बनते हैं एग्जाम में। मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था, अगर ये पूछा जा रहा है। देखिए ये सवाल इस प्रकार से है, जैसे मेक इन इंडिया है, उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला 2 योजना है, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा एग्जाम में बनाता है एग्जामिनर इन चीज़ों को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 25 सितंबर 2014 का, और इसका उद्देश्य क्या था? घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना। जो घर में काम उद्योग होते हैं, जो घर के उद्योग, उनको बढ़ावा देना कि बच्चा जैसे सेल्फ डिफेंस भी बने और बेरोजगारी कम हो, इसका उद्देश्य ये था। तो मेक इन इंडिया क्या है? 25 सितंबर 2014 कब स्टार्ट होती है? 25 सितंबर 2014 कब स्टार्ट होती है? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना स्टार्ट होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना। उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो ये 1 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी। और कहाँ से? बलिया, उत्तर प्रदेश से। 1 मई 2015 को कहाँ से? 1 मई 2015 को कहाँ से? बलिया, उत्तर प्रदेश से। 1 मई 2015 को बलिया, उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का इसका था एलपीजी गैस कनेक्शन। आपने देखा होगा जो फ्री में सबको गैस कनेक्शन मिले, मतलब सिलेंडर वगैरह मिले, तो ये इसी योजना के तहत मिले थे। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 1 मई 2015 को। कई बार पूछा भी जा चुका, पीछे जो एग्जाम हुए हैं जीडी का या पेट का, उनमें ही पूछा जा चुका है। अच्छा, उज्ज्वला योजना 2.0 उसके बाद चल रही थी, जब इसमें इसका टारगेट नहीं पूरा हो पाता है, फिर आता है उज्ज्वला योजना 2.0। उज्ज्वला योजना 2.0 क्या थी और कब से चली थी, हमें यह भी पता होना चाहिए। तो ये चली थी 10 अगस्त 2021 से 10 अगस्त 2021 से और कहाँ से चली थी? महोबा, उत्तर प्रदेश। आप लिख लो ये, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि जगह भी पूछी जा सकती है। और क्या फ़ायदा आपने पढ़ा है और आप लिख ना पाओ। ये कहाँ से? ये बलिया, उत्तर प्रदेश। ये आप लिख लो, क्योंकि डाउट क्यों रखोगे? जब पढ़ना है तो हम सब पढ़ें, तब अच्छा रहेगा। जो एग्जाम में आने वाला है वो तो हम पढ़ ही लें। उसके बाद आती है सौभाग्य योजना। अच्छा, सौभाग्य योजना ये कब स्टार्ट हुई थी, अगर ये पूछा जा रहा है तब ये कब स्टार्ट हुई थी, बताइए आप। सौभाग्य योजना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सौभाग्य योजना कब स्टार्ट हुई थी? सौभाग्य योजना स्टार्ट हुई थी 2 फरवरी 1971। वो कब स्टार्ट हुई? सौभाग्य योजना स्टार्ट हुई थी, सौभाग्य योजना 2 फरवरी 1971 को। नहीं, सौभाग्य योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सौभाग्य योजना 1971 तो रामसर साइट कन्वेंशन होता। हाँ, 25 सितंबर 2017 को। कहाँ से, कब से? 25 सितंबर 2017 को। वो दिमाग से उतर गया था, कोई बात नहीं। 25 सितंबर 2017 से ये स्टार्ट हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या था, हमें यह भी पता होना चाहिए। तो इसका था सहज बिजली हर घर योजना। क्या था? सहज बिजली हर घर योजना। क्या उद्देश्य था? ये उद्देश्य आप लिख लीजिएगा, सहज बिजली हर घर योजना, मतलब हर घर में बिजली पहुंचाना, इसका ये था। अब आ जाता है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन, अगर रामसर की बात की जाए तो ये रामसर स्थान है कहाँ आखिर को? तो रामसर स्थान कहाँ? ईरान में है। अगर भारत में पूछी जाती है कि रामसर साइटें टोटल कितनी हैं, तो भारत में कितनी है? 49 हैं। और रामसर स्थान कहाँ अगर आ जाता है कि रामसर स्थान कहाँ है, तो रामसर स्थान ईरान में है। और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था अगर पूछा जा रहा है, तो ये 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971 कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। उसके बाद आ जाती है, देखो, चलैया समिति। ये किससे रिलेटिव है अगर ये पूछा जाता है, तो चलैया समिति कर सुधार। किससे? कर सुधार। ये आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर सुधार। ये इसी प्रकार से आपको बिल्कुल रखा हुआ एग्जाम में मिलेगा कि चलैया समिति किससे रिलेटिव है, ये पूछा जाएगा इस प्रकार से। और उसमें ऑप्शन दिया होगा कर सुधार, या और भी बहुत से होंगे।
तो आप कर लेना, कर सुधार आपको पता है तो हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो 1 नंबर बिल्कुल खड़ा खड़ा आपका चला जाएगा, क्योंकि इनमें तुक्का भी नहीं लगता है। अगर उसके बाद आ जाता है आयकर, अगर आयकर मतलब इनकम जो होता है ये प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, ये पूछा गया इसमें। इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा कि आयकर प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है। तो आप बताइए कि आयकर कैसा है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। कैसा? प्रत्यक्ष। आयकर प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद आता है जीएसटी। जीएसटी कैसा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कैसा कर है? जीएसटी ये है अप्रत्यक्ष। ये आप ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपको इसी प्रकार से एग्जाम में सीधा सीधा ये रखा मिलेगा कि जीएसटी कैसा कर है, तो वो ये है अप्रत्यक्ष कर। उसके बाद आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन कि भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। कि भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, वो कौन थे? तो ये थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। अच्छा, ये इनका खेल कौन सा था? ये शतरंज के खिलाड़ी थे। किसके? शतरंज के खिलाड़ी थे। आप मुझे बताइए शतरंज दिवस कब मनाते हैं। कि फिर आ जाता भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताइए कौन थी, तो वो थी विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी कौन है? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी। राष्ट्रीय डुबोंग संरक्षण केंद्र। अच्छा, डुबोंग का मतलब क्या होता है? डुबोंग का मतलब होता है समुद्री गाय। क्या होता है? समुद्री गाय। अगर इसका संरक्षण केंद्र आपसे पूछा जाता है तो आप बताइए कहाँ है? ये है तमिलनाडु। आप मुझे ऑप्शन में बताइए तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, और तमिलनाडु में जो वहाँ पे बारिश होती है वो किस मौसम से होती है, किस मानसून से होती है, ये आप मुझे ऑप्शन में कमेंट में बताइए। भारत में फर्स्ट आईआईटी, बताइए भारत में फर्स्ट आईआईटी कहाँ ओपन हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डायरेक्ट इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो ये होता खड़गपुर। कहाँ? खड़गपुर। खड़गपुर फर्स्ट आईआईटी केंद्र कहाँ था? फर्स्ट आईआईटी केंद्र कहाँ था? खड़गपुर। फिर आ जाता है विश्व की पहली पेपरलेस सरकार। अच्छा, पेपरलेस का मतलब क्या है? मतलब जहाँ पर पेपर का यूज नहीं होगा, सब काम नेट के द्वारा होगा, मतलब पेपर का कोई यूज नहीं होगा। तो वो कौन सी सरकार है? देखिए करंट का ही सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। दुबई। दुबई। फिर आ जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो 22 तुम्हारी हो जाती हैं, और जो 2 भाषाएं बचती हैं, एक बचती है राजस्थानी, एक बचती है इंग्लिश। इन 2 भाषाओं में भी ये दिया जाता है। टोटल तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। टोटल तो 24 भाषाओं में, 22 तो हमारी संविधान की भाषा जो मान्यता है उनसे हो जाती हैं, और 2 कौन सी हो जाती है? एक हो जाती है राजस्थानी और एक कौन सी हो जाती है? इंग्लिश। इन 2 भाषाओं को में इन 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगर पूछ लिया साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो टोटल 24 भाषाओं में। अब आ जाता है मिन्स्क समझौता। ये मिन्स्क समझौता क्या है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम तो हमें लग रहा है दिन भर आदमी यही समझौते के बारे में ही देखता रहता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मिन्स्क समझौता रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था 2014 और 15 में। ठीक है, ये क्या समझौता था? ये समझौता तो आप इतना ही समझ लीजिए, मिन्स्क समझौता रूस और यूक्रेन। अब जब हम यहाँ तक आए हैं मिन्स्क समझौता, तो कुछ रूस और यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, ऐसा होता है कि हमें भड़काने वाले बहुत मिलते हैं। जैसे यूक्रेन को अमेरिका ने भड़काया, और अमेरिका के बयान क्या थे आज के? जो बाइडन वहाँ के हैं जो उनके बयान थे कि जो यूक्रेन है, हम अपने नाटो के जितने भी सदस्य हैं उनके मतलब हर एक इंच की रक्षा करेंगे। नाटो जो एक संगठन है, अमेरिका का एक संगठन है जिसमें बहुत से देश हैं। ठीक है, तो यूक्रेन को भड़काने वाला कौन है? अमेरिका है। इसने भड़काया, क्या भड़काया कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन इसने नहीं दिया, और इसने जब मौका आया तो क्या किया? पीठ दिखा दी, जो ये हमेशा से करते आया हुआ है। अब आप देखिए इतना बड़ा यूक्रेन चक्कर में पड़ गया। यूक्रेन सोच रहा था कि हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो नाटो के जितने देश हैं तो ये सब साथ देंगे, इतनी बड़ी शक्ति है हमारे साथ, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत। लेकिन उसका बयान क्या आता है? आप बताइए उसका बयान क्या आता है? उसका बयान ये आता है, सवेरे 6 बजे के टाइम शायद आता है उसका बयान कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए हम अपनी जो सेना है वहाँ लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। अगर नाटो का सदस्य होता तो हम नाटो तो उसकी रक्षा करते।
अब यूक्रेन तो यही सोच रहा था कि जो हमारा ये है हमारी रक्षा करेगा अमेरिका, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करता है। और रूस की सेना, अब रूस के पास देखिए कितनी बड़ी ताकत है, उसके पास 8.5 लाख सैनिक हैं और इनके पास टोटल कितने सैनिक हैं, इसमें 2.5 लाख सैनिक हैं। अब वहाँ से उनने एक पावर भी जारी कर दिया है, कुछ उसका नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कि वहाँ के जो वासी हैं मतलब उस देश के, वो भी अपनी रक्षा के लिए गन उठा सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं, उन्होंने किया है। और आज यूक्रेन कह रहा है कि आज हम अकेले रह गए। अच्छा रूस, आप सोच रहे होंगे कि भारत क्यों नहीं कुछ कह रहा, भारत कैसा कहेगा, भारत का कभी यूक्रेन ने साथ नहीं दिया, हमेशा रूस ने साथ दिया। कैसे हमारा ब्रह्मोस मिसाइल हो गई और भी बहुत सी मिसाइलें जो युद्ध हुए हैं, भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें भी हमारा रूस ने साथ दिया था। जो भी आज तक हम करते आए हैं हमारा रूस साथ देता है, यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया। तो इस वजह से भारत नहीं कुछ कह सकता है। और चीन का क्या है, चीन तो ताइवान के ऊपर बस आँख कसे हुए है कि कब मौका मिले कब हम इसे करें। अब देखो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। तो ये यूक्रेन तो बेचारा बहुत बड़ा चक्कर में पड़ गया है। अब क्या करना है, अब देखते हैं, जो भी न्यूज़ आती है हम आपको बताते रहेंगे कि अपडेट क्या आ रही है क्या नहीं। अगर आपको, चलिए वो छोड़िए, उससे हम उसके लिए एक वीडियो बना चुके पहले हैं, आप उसे पूरी देख लीजिएगा डिटेल से। मिन्स्क समझौता क्या हुआ था, कब हुआ था, उसके बारे में डिटेल से बताया है उसमें। और रूस यूक्रेन युद्ध कैसे समाप्त हो सकता है और इसका अंत क्या होगा, शुरुआत कैसे हुई थी, किसने भड़काया है, नाटो को क्या है क्या नहीं, उसके बारे में हमने सब बताया है पूरे डिटेल से। अगर आपको डिटेल से देखनी तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, इससे पहले मैंने इस पर डाली हुई थी अपने ही चैनल पे, स्टैटिक जीके बाय परवीन सर चैनल पे ही डाली थी। अगर आपको उसके बारे में जानकारी लेनी तो आप पूरे ले सकते हैं, बिल्कुल विद डिटेल से बताइए। चलिए हम ये क्लास अपनी समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।